नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लेस ऑफ सुइंग. ठीक है, अब सेक्शन 15 को देखिए. अब जो सेक्शन 15 जिन चीज़ों की बात कर रहा है, इट टॉक्स अबाउट द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. आई विल टेल यू हाउ. एक चीज का पहले ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा. द रूल लेट डाउन इन सेक्शन 15 इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर. इट डज नॉट अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, ऐसी एक चीज का ध्यान रखिएगा. अब मैं आपको सेक्शन 15 बताता हूँ. It says every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. ठीक. अब एक इलस्ट्रेशन लीजिए. एक प्लेंटिफ है, उसके पास केस है. केस का कुल वर्थ है 10,000. उसमें जो सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है वो वर्थ है 10,000 रुपीज़ का. अब हमारे पास 3 जजेस हैं जिनके पास जुरिसडिक्शन है इनके मैटर में. एक है सिविल जज जूनियर डिवीजन, उनका जो जुरिसडिक्शन है 25,000 रुपये तक का मान लीजिए. एक है सिविल जज सीनियर डिवीजन, उनका जुरिसडिक्शन है 50,000 रुपये तक का. और एक है डिस्ट्रिक्ट जज, उनका अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है. ठीक. तो प्लेंटिफ किसकी कोर्ट में जाएगा? प्लेंटिफ जाएगा इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिनके पास जुरिसडिक्शन है 25,000 तक का मैटर का. क्योंकि प्लेंटिफ का जो सूट है वो 10, उसका जो नेट वर्थ है वो 10,000 रुपीज़ है. सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व इज वर्थ ऑफ 10,000 रुपीज़. तो ऐसे में विच इज द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड विच इज कंपिटेंट टू ट्राई सच सूट ऑफ द प्लेंटिफ? दैट इज द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन. ठीक है. तो सेक्शन यही कह रहा है कि आप लोवेस्ट कोर्ट के पास जाएंगे, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं चले जाएंगे जिसके पास अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है. अब सवाल उठता ये है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ले गया गलती से, मान लीजिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास ले गया, या मान लीजिए लीव फ्रॉक करके सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास ले गया. अब ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिएगा. अ डिक्री, इफ एट ऑल इट इज पास बाय द डिस्ट्रिक्ट जज इन दिस मैटर, वो नलिटी नहीं होगी मेयरली बिकॉज सेक्शन 15 हैज बीन वायलेटेड. वो नलिटी नहीं होगी, वो मेयरली एक इरेगुलरिटी कहलाएगी. एंड व्हेन रेड विथ सेक्शन 99 ऑफ द सीपीसी, जो कहता है नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटेंशियली वेरिड नॉर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन एन अपील और ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज और अ कॉज ऑफ एक्शन, डिफेक्ट और irregularity any proceedings in the suit not affecting merits of the case or the jurisdiction of the court. तो मैंने आपको पहले ये जो लाइन बताई थी ना कि इट इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड डज नॉट अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वो लाइन बताने का इंटेंट ही यही था कि आपको बताना कि अगर प्लेंटिफ हमारे इलस्ट्रेशन में अपना केस सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास ले जाता है, जबकि ले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेयरली एक इरेगुलरिटी मानी जाएगी. ठीक है. ऐसे में डिक्री नलिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक इरेगुलरिटी मानी जाएगी. सेक्शन 99 विल क्योर दैट. ठीक है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू सेक्शन 15 merely lays down a rule of procedure and does not affect the jurisdiction of the court. Object क्या है? What is the object of section 15? See, the object of section 15 is twofold. First is, it is to see that the courts of higher grade shall not be overburdened with the suits, and secondly, to afford convenience to the parties and the witness who may be examined such suits. ये दो फोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इसके. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि सूट को वैल्यू कौन करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. See, valuation of the subject matter depends on the plaint, and it is the plaintiff who decides the valuation in the plaint. ये plaintiff decide करता है कि क्या valuation होगी. ठीक है. और उस valuation जो plaint में लिखी होती है उसके basis पे कोर्ट का jurisdiction determine होता है prima facie level पे. Prima facie, it is the plaintiff's valuation in the plaint that will determine the jurisdiction of the court. ठीक है. And not the amount which ultimately the decree may be passed by the court. इसको एक illustration से समझिएगा कि मान लीजिए प्लेंटिफ अपना मैटर ले जाते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास. ठीक है. प्लेंट में उनके केस का वैल्यूएशन है 20,000. सिविल जज जूनियर डिवीजन का जुरिसडिक्शन है टू एंटरटेन द सूट्स, वो पेक्यूनरी वैल्यू इज नॉट मोर देन 25,000. प्लेंटिफ का जो प्लेंट में वैल्यूएशन है वो 20,000 रुपये. ठीक है. सो प्राइमा फेसी क्या दिख रहा है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन एंटरटेन दिस मैटर.
अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब कोर्ट है, सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है, आफ्टर टेकिंग द अकाउंट्स इट मे फाइंड कि सब्जेक्ट मैटर 20,000 है प्लस अकाउंट और इंटरेस्ट मिला के जो नेट डिक्री पास होनी है इस केस में वो एंड में पास हो अराउंड 27,000 की। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन से 25,000 तक के मैटर एंटरटेन कर सकता है, अब डिग्री पास हो रही है 27,000 की। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखिए, इस सिचुएशन में द कोर्ट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज jurisdiction टू पास अ डिक्री फॉर सच अमाउंट दैट मे अल्टीमेटली बी फाउंड ड्यू ऑन दैट मैटर। अब आपको एक सेक्शन याद आ रहा होगा, सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी, जो कहता है कि so far as otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give court jurisdiction over the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction। सेक्शन 6 ये बात बोलता है, ये बात एकदम सही है and it is a mandatory thing। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि once the court has seized the matter, अगर प्राइमा फेस वो देख रहा है कि मैटर उसके अंदर आता है और प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है वो सूट फॉर अकाउंट्स फाइल किया है, और फाइनली जब कोर्ट्स अकाउंट देखता है तो पाता है कि भाई 20,000 तक के अकाउंट्स नहीं, यहाँ पे तो 27,000 तक के अकाउंट्स ड्यू हैं, तो ऐसे में कोर्ट के पास jurisdiction है टू पास अ डिक्री फॉर 27,000 रुपीज, नॉट विस्टैंडिंग द फैक्ट दैट हिज jurisdiction इज ओनली ऑफ 25,000 रुपीज। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे, ये तो कंफ्यूजिंग बात है। देखिए, आपको किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस याद आना चाहिए। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ ने अपना सूट डेलिबरेटली अंडर वैल्यू किया था। प्लेंटिफ के सूट की एक्चुअल वैल्यू थी अराउंड 10,000 रुपीज और उसने डेलिबरेटली अंडर वैल्यू किया था 2,950 रुपए का, ठीक है, जिससे वो सबऑर्डिनेट सिविल जज के जुरिस्डिक्शन में आ जाए। डेलिबरेटली उसे अंडर वैल्यू किया था। उनका सूट डिसमिस हो गया आफ्टर ट्रायल। प्लेंटिफ ने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी अपील डिसमिस कर दी। मैटर गया हाई कोर्ट ऑफ पटना में। अब हाई कोर्ट में सबसे पहली बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि जो करेक्ट वैल्यूएशन था दैट वाज 9,880 रुपीज, ऑलमोस्ट 10,000 अप्रॉक्स, एंड सिंस द करेक्ट वैल्यूएशन वाज दैट अमाउंट, then the court of subordinate civil judge couldn't have heard that matter, है ना। वो मैटर तो डिस्ट्रिक्ट जज को सुनना चाहिए था, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज तो सुन ही नहीं सकता था। और डिस्ट्रिक्ट जज अगर ट्रायल करता तो मैटर किसके पास जाता? अपील पे हाई कोर्ट के पास जाता। जबकि रियलिटी में क्या हुआ है, इन्होंने अंडर वैल्यू किया, पहले कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज में मैटर डाला, डिसमिस हुआ, अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, डिसमिस हुआ, फिर वो हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में पता चला करेक्ट वैल्यूएशन क्या है, और फिर उन्होंने नए नए ग्राउंड्स लेने शुरू कर दिए कि नहीं, मैटर तो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए था, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिक्री पास की उनके पास तो कॉम्पिटेंस ही नहीं थी। हाई कोर्ट भी इनके कंटेंशन से अग्री नहीं हुआ और उन्होंने भी इनके कंटेंशन को डिसमिस कर दिया। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट a mere change of forum cannot be said to have caused the prejudice to the appellant, and the decree passed by the district court is not a nullity, and it was upheld। अब किरण सिंह वैसे चमन पासवान मैं आपको काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूं, so I will not be discussing it again in that much of a detail, ठीक है। You can refer all the points that I have told you earlier, और जो स्टडी नोट्स में मैंने आपको केस का वो इश्यूज़ दिए हैं उनको भी आप रेफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि वो पहले मैं काफ़ी डिटेल में डेल्ट विद कर चुका हूँ। दैट इज़ वाई फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल आई जस्ट रीइटरेटेड दैट। तो सेक्शन 15 के पॉइंट में आप किरण सिंह वैसे चमन पासवान हमेशा कोट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए अगर प्लेंटिफ डेलिबरेटली अंडर वैल्यू अपना क्लेम कर रहा है या अपना क्लेम ओवर वैल्यू कर रहा है सो दैट ही कैन चूज हिज फोरम, मतलब जिससे वो अपना कोर्ट चूज कर पाए कि इस कोर्ट में जाना चाहिए या उस कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी चॉइस के हिसाब से अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू कर रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है दैट द प्लेंट हैज नॉट बीन करेक्टली वैल्यूड। तो ऐसे में अगर कोर्ट ने पकड़ लिया कि सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट बीन करेक्टली वैल्यूड, तो प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए वो प्लेंटिफ को ऑर्डर कर सकता है। और अगर कोर्ट को खुद लगता है कि प्लेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इतना होना चाहिए, देन इट कैन रिटर्न द प्लेंट टू द कोर्ट which would have had jurisdiction, जिसको प्रॉपरली jurisdiction होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो कर सकता है ऑर्डर 7 के रूल 10 में।
जो रिटर्निंग ऑफ द प्लेन से डील करता है. वी विल कम टू दैट लेटर, लेकिन अभी बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही साथ नहीं बताया जा सकता. देर इज अ केस ऑन दिस पॉइंट. मैं केस सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम साइटिंग माई ओन सेल्फ. आपको साइटेशन एग्जाम में देने की कोई ज़रूरत नहीं है इन पॉइंट्स पे. अब इस पॉइंट के सपोर्ट के लिए देर इज अ केस कॉल्ड तारा देवी वर्सेस श्री ठाकुर राधा कृष्णा महाराज, डिसाइडेड ऑन 10th August 1987. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ के पास राइट तो है टू वैल्यू द रिलीफ claimed according to his own estimation, and such valuation is prima facie ordinarily accepted. But the plaintiff, however, has not been given the absolute right or option to place any valuation whatever on such relief, and where plaintiff manifestly and deliberately underestimates the relief of the court, then court is entitled to examine the correctness of the valuation given by the plaintiff and to revise the same if it is patently arbitrary or unreasonable. ठीक है, तो ये एक ऑप्शन कोर्ट के पास हमेशा मौजूद होता है. और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई उसको रिवाइज करने के बाद कि प्रॉपर कोर्ट कोई और होना चाहिए, तो उसको वो प्लेन रिटर्न भी कर सकता है. नेक्स्ट वी कम ऑन सेक्शन 16. इसमें रूल ऑफ लेक्स सिटस है. लेक्स सिटस का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. Section 16 says that subject to pecuniary or other limitations prescribed by law, suits A for the recovery of immovable property with or without rent or profits, for partition of immovable property, for foreclosure, sale or redemption in case of mortgage or charge upon immovable property, for determination of any other right or interest in immovable property, for compensation for wrong to immovable property, and finally, for recovery of movable property actually under distraint or attachment shall be instituted in the court in whose limits the property is situated. तो basically section 16 कह रहा है in simple terms, summarize कर रहा हूँ कि subject to pecuniary limitations and other limitations, मतलब pecuniary limitations को ध्यान में रखने को कह रहा है. जनरली सूट वहीं पे इंस्टीट्यूट होगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इसीलिए इसको कहा जाता है द रूल ऑफ लेस सिटस. इसका मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. अब इन रिलेशन टू क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 16 जहां पे लिखा है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें प्रोवाइजो दिया गया. प्रोवाइजो कहता है कि वेयर द सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग a compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court where the property is situated or either in the court in whose limits the defendant actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain. अब एक्सप्लेनेशन बताती है. इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. देयर इज नथिंग मच इन दिस सेक्शन. सेक्शन 17 कहता है अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग to immovable property situated within the jurisdiction of different court, the suit may be instituted by any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. मतलब बेसिकली सेक्शन 17 आपको ये समझा रहा है कि मान लीजिए दो कोर्ट्स के पास jurisdiction है in relation to the same immovable property, तो दोनों में से कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकता है. और प्रोवाइजो का बस ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड जो कोर्ट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लेम या उसके कंपनसेशन या रॉन्ग टू या कोई भी मैटर से डील कर रहा है, इन रिलेशन टू द कोर्ट इट शुड हैव द पेक्यूनरी कॉम्पिटेंस टू एंटरटेन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. ठीक है, और वो पूरा का पूरा क्लेम जो है उसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए. पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है. वही प्रोवाइजो आपको कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द इंटायर क्लेम मस्ट बी कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट. इसका मतलब है कि मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1.5 करोड़, ठीक है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि 3 कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है.
ठीक है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, वो 3 कोर्ट के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, सॉरी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर आती है। एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट नंबर 1 के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट नंबर 2 के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, और एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट नंबर 3 के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब कोर्ट नंबर 1 और 2 के पास तो जो सब्जेक्ट मैटर एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन है वो है अप टू ₹3 करोड़, पर कोर्ट नंबर 3 के पास जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अप टू ₹1 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा कि कोर्ट नंबर 1 और 2 तो पूरे के पूरे इमूवल प्रॉपर्टी, उस इमूवल प्रॉपर्टी के क्लेम्स को डिसाइड कर सकते हैं, पर कोर्ट नंबर 3 नहीं कर सकता, क्योंकि इमूवल प्रॉपर्टी की, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 करोड़। और कोर्ट नंबर 3 का जो ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है या वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, वो कितना है, 1 करोड़। तो इट कैन नॉट डू सो, बट आइदर कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 कैन क्लेम एंटायर suit which is concerning the relief respecting compensation or wrong to immovable property. ठीक है, so fairly simple section, nothing much to explain here. Then we move on to section 18. Section 18 says the place of jurisdiction of the court where the local limits of jurisdiction of the court are uncertain. Where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which or two or more courts any immovable property is situated, any of those courts may, if satisfied that there is a ground for alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in that suit shall have the same effect as if the property was situated within the local limits of its jurisdiction, provided the suit is one with respect to which the court is competent as regards to the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. ठीक है, मतलब उसको एंटायर क्लेम जो होता है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, बोथ इन नेचर एंड इट्स वैल्यू। सेकेंडली, वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, जो स्टेटमेंट था एज टू अलेजेड ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर वो नहीं रिकॉर्ड किया गया, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर appellate or revisional court that the decree or order in the suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless his opinion at the time of institution of suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect to thereto and there has been a consequent failure of justice. अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, लास्ट 2 लाइन से उन पे फोकस करिएगा। एक लाइन कहती है when there was no reasonable grounds for uncertainty as to the courts having jurisdiction, और ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कर रहा है, एंड देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्शन विल नॉट सक्सीड। ये जो एंड जुड़ा है ना, इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ओनली व्हेन दे को एग्जिस्ट, only then will appellate or revisional court will entertain the objection. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, from section 16, 17, 18 और कुछ हद तक 19 भी आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट वहां वाला पार्ट जहां पे मैंने बता दिया, जो सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर की कॉम्पिटेंस और पेक्यूनरी कॉम्पिटेंस दोनों को लेके बात कर रहा है। जब ये लाइन्स ऑकर होती है ना, नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट, नेचर का मतलब है जो कोर्ट एंटरटेन कर रहा है, इट शुड हैव द कॉम्पिटेंस टू डील विद दो सब्जेक्ट मैटर विच रिलेट टू दैट प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास ये जुरिसडिक्शन होना चाहिए, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैटर से डील कर सकता है। और जो वैल्यू ऑफ द सूट है वो उसके पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से रिलेट करता है अंडर सेक्शन 18। वैसे ही सेक्शन 17 में जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है वो किससे डील करता है, वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से डील करता है। बट प्राइमरली सेक्शन 17 और 18 आपको क्या बता रहे हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। वो 17 बता रहे हैं जब एक से ज़्यादा कोर्ट के पास एक ही मूवेबल प्रॉपर्टी पे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो जाएगा तो कौन एंटरटेन करेगा, या अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है या एक से ज़्यादा कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है एंड उनको अनसर्टेन लग रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में प्रॉपरली आती है, तब सेक्शन 18 एज अ गाइडेंस उनके लिए आता है और उनको बताता है कि अगर आप अनसर्टेन हैं
कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके लोकल लिमिट्स में आती है या नहीं, और एक से ज़्यादा कोर्ट के लोकल लिमिट्स में वो आती है, और देयर इज अ ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, तो आप एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए कि अनसर्टेनिटी पहली बात तो क्यों है, और अगर आप एज अ कोर्ट आर कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन with regard to the nature and value of the suit to exercise your jurisdiction, तो आप बिल्कुल ही उस मैटर को एंटरटेन कर लीजिए आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। वही सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि अपेलेट कोर्ट के कंटेक्स्ट में बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लिया गया है और एक्चुअली में पता चलता है कि जिस कोर्ट ने जजमेंट या डिक्री पास की है उसके पास एक्चुअली में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, एंड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट जो ऑब्जेक्शन लिया गया है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कंटेक्स्ट में लिया गया है अपेलेट और रिविजनल कोर्ट के सामने व्हेन देयर इज अ ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वहां पे अपेलेट और रिविजनल कोर्ट देखेगा कि क्या एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट देयर वाज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी और नॉट, और फिर देखेगा कि वेदर देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करेंगी तभी ऑब्जेक्शन सक्सीड करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 19 पे। अब सेक्शन 19 एक मैक्सिम को इनकॉर्पोरेट करता है जिसको कहते हैं मोबिलिया सीक्वेंटर पर्सोनम, MOBILIA मोबिलिया, SEQWNTUR सेक्वेंटर, और पर्सोनम PERSONAM। इसका मतलब होता है मूवेबल्स फॉलो द पर्सन। This section tells you that where the suit is for compensation for wrong to a person or movable property, if the wrong was done within the local limits of jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts। चाहे तो वो वहां पे इंस्टीट्यूट कर दे जहां पे द रॉन्ग वाज डन, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर रॉन्ग कमिट हुआ था, या जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, दोनों में से किसी भी एक कोर्ट में कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखिए, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में sue A either in Calcutta or in Delhi। Illustration B, A residing in Delhi publishes in Calcutta statements defamatory to B, B may sue either in Calcutta or in Delhi। अब ये illustrations को आप ध्यान से इसलिए पढ़िएगा ना क्योंकि ये जो illustrations हैं ये आपके एग्जाम्स में एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा illustrations पे जरा गौर डालिए। A residing in Delhi beats B in Calcutta, ठीक, B may sue either in Calcutta or in Delhi। अब देखिए ए ने बी को कैलकाटा में मारा तो रॉन्ग कमिट कहां पे हुआ, कैलकाटा में, तभी इलस्ट्रेशन कह रहा है कि बी में स्यू ए इन कैलकाटा। और फिर ये क्यों कह रहा है कि दिल्ली में भी सू कर सकता है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज सेक्शन टेल्स यू कि अपार्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर द रॉन्ग वाज कमिटेड यू कैन ऑल्सो स्यू द डिफेंडेंट वेयर ही रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो ए तो दिल्ली में रिसाइड करता है तो आप दिल्ली में भी सू कर सकते हैं। वैसे ही डिफेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन बी है। ठीक है, अब इसमें भी वही इलस्ट्रेशन है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी टू बी। तो रॉन्ग कहां कमिट हुआ, रॉन्ग कमिट हुआ है कैलकाटा में, दैट इज व्हाई बी इज एबल टू सू ए इन कैलकाटा। और फिर दिल्ली में क्यों सू कर रहा है, दैट इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ए इज रिजाइडिंग देयर। अब आपसे एक सवाल है, आई वोंट गिव द आंसर टू दिस। आप मान लीजिए ए रिसाइडिंग इन श्रीनगर बीट्स बी रिसाइडिंग इन अनंतनाग, तो बताइए क्या इसमें कौन किसको कहां सू करेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 19 एंड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी। नाउ वेट फॉर एन आंसर। आप लोग को जब ये आंसर सबमिट करना है कर दीजिएगा, इट इज़ फेयरली इजी। खासतौर से अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स को ध्यान में रखें हैं तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, क्योंकि टिल द स्टार्ट ऑफ 2019 the answer would have been different, but now the answer is very different. That is why I won't tell. I just want to see how far you are aware about the legal provisions and what is the level of your legal awareness. Nonetheless, we move forward. अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन पे आते हैं, दैट इज सेक्शन 20।
other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction. A. Defendant या अगर एक से ज्यादा defendant है at the time of the commencement of the suit, mark this word, actually and voluntarily reside or carry on business or personally works for gain. Mark this line, at the time or at the time of commencement of the suit. Mark this line. It is very important. B. Any of the defendant where they are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided in such case either leave of the court is given, or defendant who do not reside or carry on business or personally work for gain acquiesce in such institution. So mark the word leave of the court, mark the words leave of the court and acquiesce, okay, in such institution. These are the very important terms that you have to quote in exams. ये keywords हैं. Then comes the cause of action wholly or in part arises. Explanation. I will first read the section, then I will talk about the things which are contained in it. A corporation shall be deemed to carry on business as its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it also has a subordinate office at such place. Now the explanation reads, a corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it also has a subordinate office at such place. Illustration. A is a tradesman in Calcutta. B carries on business in Delhi. B, by his agent in Calcutta, buys goods of A and requests A to deliver them to East Indian Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A may sue B for the price of goods either in Calcutta, where the cause of action has arisen, or in Delhi, where B carries on business. Illustration B. A resides at Shimla, B at Calcutta and C at Delhi. A, B and C being together at Banaras make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. A may sue B and C at Banaras where the cause of action arose. He may also sue them at Calcutta where B resides or at Delhi where C resides. But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot proceed without the leave of the court. Why? Because section 20 का clause B देखिएगा. अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ cause of action क्या होता है. मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ. It is very important that you understand this term. अब cause of action का मतलब क्या होता है? Cause of action is a bundle of facts which, taken with law applicable to them, gives the plaintiff the right to relief against the defendant. ठीक है? Every fact which is necessary for the plaintiff to prove to enable him to get the decree should be set out in clear term. And the literal meaning of the cause of action would be the bundle of essential facts which the plaintiff must traverse in order to get the right to relief against the defendant. अब ये एक cut and right definition है. आप इसको कई judgment से पा सकते हैं. It's almost everywhere. पर अब illustration से समझाता हूँ क्योंकि ये definition by itself would not help. अब मान लीजिए कि A B को sue करता है, ठीक है, और he is claiming damages in his plaint, damages to the amount of ₹50,000. ये तो उसकी relief हुई, ठीक है. He is suing for the breach of contract. Cause of action उसका क्या होगा? What would be the cause of action? किस cause की वजह से वो कोर्ट में एक्शन ले रहा है? ऐसे सोचिए, किस cause की वजह से वो कोर्ट में एक्शन ले रहा है? Cause है breach of contract. उस breach of contract में essential element होंगे कि उसने क्या कहते हैं वर्क सही से परफॉर्म नहीं किया, या हो सकता है कि जो एक एसेंशियल कंडीशन थी जो कॉन्ट्रैक्ट में निभानी थी वो उसने परफॉर्म नहीं किया. तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये कॉज ऑफ एक्शन से रिलेट करते हैं और ये बताना बहुत ज़रूरी है. कॉज ऑफ एक्शन को सिंपली ऐसे समझिए
कि किस कारण से एक्शन लिया जा रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन इन द कोर्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अ पर्सन इज सुइंग अनदर पर्सन फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस का अमाउंट है, ही इज क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख और 2 लाख, तो ये तो रिलीफ है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ही आप सोचिए कि आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट से। ठीक, आप कंपनसेशन आप क्लेम कर रहे हैं 5 करोड़। कोर्ट पूछता है कि ठीक है, ये तो आपकी रिलीफ है, आप आए क्यों हैं हमारे पास? तो आप कॉज बताते हो, क्योंकि डिफेंडेंट ने मुझको डिफेम किया है, तो डिफेमेशन के ग्राउंड पे आप इतना चार्ज कर रहे हो। ठीक है, या आप किसी डॉक्टर को सू कर रहे हो ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो जब आप प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के अकाउंट पे सू कर रहे हो, देन दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन, द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसी की वजह से आप एक्शन ले रहे हो। रिलीफ क्या क्लेम करते हो? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, डैमेजेस या कुछ भी और। ठीक है, डिफेमेशन में आप एक परपेचुअल इंजंक्शन भी मांगते हो और एक मैंडेटरी इंजंक्शन भी मांगते हो कि सारी जितने भी, अगर मान लीजिए पैम्फलेट है या मटेरियल है जो मेरे खिलाफ है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए बाय द डिफेंडेंट, और फिर साथ में कंपनसेशन भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रिलीफ होती हैं। हमेशा देखिए, कॉज ऑफ एक्शन उस चीज़ से रिलेट करता है कि वाई आर यू बिफोर द कोर्ट, किस कारण की वजह से आप कोर्ट में एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन जब कोर्ट करता है अपने शब्दों में, तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट देन इट बिकम्स ईजी। Cause of action is bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff the right to relief against the defendant। ठीक, ये कोर्ट ने बताया है राघवेंद्र शरण सिंह वर्सेस राम प्रसन्न सिंह, डिसाइडेड ऑन 13 मार्च 2019। पर डेफिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज एंशियंट, वो आपको ब्रिटिश लॉ से मिलेगी। अराउंड कोक वर्सेस गिल का जजमेंट है, लोकस क्लासिकस है, उस पर हम बाद में आएंगे कभी, प्लेंट का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन इट इज एंशियंट, और हर जगह कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन यही है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्लेंट में जो आप कोर्ट में सबमिट करते हो, अगर कॉज ऑफ एक्शन उस पर नहीं लिखा है या आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया, तो ऑर्डर 7 रूल 11 में आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज कॉज ऑफ एक्शन बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना कॉज ऑफ एक्शन के आपको कभी भी रिलीफ नहीं मिल सकती। देयर हैज टू बी अ कॉज ऑफ एक्शन। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का कि कॉज ऑफ एक्शन envisages that the plaintiff has a legal right and the defendant has caused the breach of that right। ठीक है, जब लीगल राइट होता है आपके पास और उसका ब्रीच हुआ है, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है। पर आई विल एडवाइस अगेंस्ट राइटिंग दिस, ये कभी मत लिखिएगा, समझाने के लिए ठीक है, लिखने के लिए ठीक नहीं है। लिखने के लिए वही डेफिनेशन लिखिए जो कोर्ट ने लिखी है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने प्लेंट सबमिट की कोर्ट में, और प्लेंट सबमिट करने के बाद कोर्ट को आपकी प्लेंट में कहीं भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखा, आप सब कुछ बता रहे हैं कि सूट लिमिटेशन में है, कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, और ये रिलीफ के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, मान लीजिए न्यूमरस रिलीफ्स आपने क्लेम किए एक्सेट्रा, सब कुछ आपने लिखा, बस कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी ऑर्डर 7 रूल 11 में सीधे। ठीक है, एट द थ्रेशोल्ड रिजेक्ट हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, कॉज ऑफ एक्शन प्रीसीड्स द सूट। पहले कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, फिर सूट इंस्टीट्यूट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। कॉज ऑफ एक्शन विल ऑलवेज प्रीसीड द सूट। ठीक है, जनरली। सो आई होप यू गेट एन आइडिया कि व्हाई द टर्म कॉज ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी में। देखिए, सीपीसी लोगों को पता है क्यों नहीं समझ में आती। सीपीसी लोगों को इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि उन्हें एक्चुअली में सीपीसी नहीं समझ में आ रही, उनको सीपीसी समझ में आ रही है, जो टर्म्स सीपीसी यूज करती है वो नहीं समझ में आते कि कॉज ऑफ एक्शन की ये डेफिनेशन है। तो जब तक वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, जब तक वो उसके एलाइड लॉज नहीं जानते, तब तक उनको सीपीसी समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक टाइम वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, देन सीपीसी बिकम्स कंपैरेटिवली अ लॉट ईजियर। ठीक है, तो इसलिए इन टर्म्स पे फोकस करिए। अनदर वे टू डिफाइन अ कॉज ऑफ एक्शन वुड बी that cause of action means the cause or set or circumstances which leads up to a suit। ठीक है, जो सूट लाने का कारण बनते हैं। It may be defined as being the fact or facts which establish or which give right of action or the existence of which entitles a party to seek redress in the court of law। The term cause of action connotes all categories of fact which is necessary एंड नॉट द पीस ऑफ एविडेंस अप्लाइड। इसमें एविडेंस नहीं आता, वो कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। एविडेंस से तो आप प्रूव करते हैं कॉज ऑफ एक्शन को, तो यहाँ पे एविडेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फैक्ट्स की बात हो रही है। द टर्म कनोट्स ऑल कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स फॉर द प्लेंटिव
to prove if divorced in order to entitle him to a decree in the suit. It is the media upon which the plaintiff asks the courts to arrive at a conclusion in his favor, but has no reference to the relief claimed or the defense setup. ये Reed versus Brown में definition दी गई थी. It was reiterated by the Supreme Court in State of Madras versus CP agencies, AIR 1960 Supreme Court, page number 1309. अब इस तरीके से अगर आपने डेफिनेशन कभी सुनी हो या पढ़ी हो तो समझना बहुत मुश्किल है कि कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली में होता क्या है. बट राइट नाउ आई गिव यू अ फ्यू इलस्ट्रेशंस, इट बिकम्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड. अब कॉज ऑफ एक्शन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज कैसे कैसे और किन किन जगह पे हो सकता है. देखिए, प्लेस ऑफ सुइंग के कंटेक्स्ट में और लिख लीजिएगा. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग, on a suits of contract, in a suit arising out of contract, the cause of action arises at the place where the contract was made. Secondly, the place where the contract was performed or performance was completed, or it may arise at a place where in performance of the contract any money to which the suit relates was payable, and the suit can be filed in any of these three places. ठीक है, जब क्या कहते हैं मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं. अभी जनरली मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि प्लेस ऑफ सुइंग इन अ केस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ अराइज कर सकता है. अब एक केस लॉ है रामलाल वर्सेस भोलानाथ का. इट वाज रिपोर्टेड इन 1920, वॉल्यूम नंबर 42, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज नंबर 629. In this case, it was said that in a suit for damages for a breach of contract, the cause of action consists of making of the contract and its breach, and the suit may be filed either at the place where the contract was made or where it should have been performed and the breach occurred. Thus, in a contract for sale of goods, the suit may be filed at the place where goods are deliverable or the price is payable. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे मेड होता है, वेयर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड. ठीक है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपने पढ़ा है तो आपको जानना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड. सेकेंडली, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात होती है, अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 16 इन सीपीसी. ठीक है, तो वो जो जितनी भी चीज़ें उससे लेके इमूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी कॉज ऑफ एक्शन है दैट वुड बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 16. कैरियर को लेके, अ सूट फॉर रिफंड ऑफ फ्राइट, फॉर डैमेजेस, फॉर शॉर्ट डिलीवरी एंड फॉर जनरल एवरेज अकाउंट should be filed where the freight collected or where the goods were delivered. जो कैरियर वाली जो चीज़ें हैं ये आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से ज़्यादा रिलेट करती हैं. ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्राइट डैमेज की रिकवरी के लिए सूट करना है तो वो सूट वहाँ पे फाइल होना चाहिए जहाँ पे फ्राइट कलेक्ट हुआ या जहाँ पे गुड्स डिलीवर हुए या होने थे. ठीक है, पार्टनरशिप सूट कहाँ पे होगा? A suit for accounts of dissolved partnership may be instituted either where the contract of partnership was made या entered into, ठीक है, or where the business of partnership was carried on. ठीक है, then there might come a situation when the partnership is actually carried out in the foreign country but the partners are situated in India. तब कहाँ सूट आप करेंगे? Then you can institute a suit where all the parties are situated. Then comes the issue of principal and agent. The proper forum in the case of an ordinary agent is the place where the contract of agency was made. हम वहाँ पे सू करेंगे जहाँ पे contract of agency made हुआ था, or the place where accounts are to be rendered and payment is to be made by the agent. ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पास अवेयरनेस है कि कहाँ पे क्या क्या सूट फाइल होने हैं. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करिएगा और ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द इश्यू ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर. अब मान लीजिए कि इसमें क्रेडिटर ने कुछ पैसा दिया, डेप्टर को रिकवर करना चाह रहा है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ पे होनी चाहिए? प्लेस ऑफ सुइंग उधर होगी वेयर द प्लेस इज फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और उसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा. अगर मान लीजिए वो नहीं है, then the suit may be brought at the place where the lender resides. Then comes suit on negotiable instrument. A suit on a promissory note lies at the place where it is drawn, signed and dated.
In case of check, the suit can be filed at the place where the defendant got the check from plaintiff. अब इसमें थोड़े और नुआंसेस हैं जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाते हैं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके लिए सेक्शन 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बार देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा. उसमें 142 में लिखा हुआ है कि द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन वूज लोकल ज्यूरिसडिक्शन if the check is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains an account is situated, or if the check is presented for payment by the payee or holder in due course otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account is situated. अब ये भी place of suing है. Next we come to the suit on the basis of insurance contract. In case of an insurance policy payable at death, the place of death of the insured is the place where the cause of action arises and gives jurisdiction to the court of that place. ठीक है. Then we come to the infringement of copyright, trademarks, etc. A suit for infringement of copyright, trademarks lies at the place where the defendant resides or where the infringement has taken place. Then comes the suit for malicious prosecution. In a suit for malicious prosecution and arrest, the cause of action arises at the place where the person is arrested. Then comes the suit on torts. A suit for tort may be brought either where the wrong was committed or where the tortfeasor resides or carries on business. It would be in accordance with section 19. तो basically मुझे एक broad overview देना था जिससे आपको थोड़ा बहुत idea हो कि place of suing generally किधर होनी चाहिए. ठीक है. अब सेक्शन 20 का एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ये है कि एज फार एज मे बी पॉसिबल जस्टिस शुड बी ब्रॉट टू एवरी मैन्स हर्टस्टोन. ठीक है. एंड द डिफेंडेंट शुड नॉट बी पुट इन ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द केसेस इन विच ही मे बी इन्वॉल्व. अगर हर्टस्टोन का मतलब नहीं जानते तो इट मीन्स अ कॉन्क्रीट एरिया और अ प्लेस वेयर ब्रिक और स्टोन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव अ फायर प्लेस, एक फायर प्लेस बनाने के लिए. क्योंकि ये जो टर्म है हर्थ स्टोन, ये ब्रिटिशर्स से लिया गया है, तो वहाँ पे ठंड काफ़ी होती है ना, तो उनके घर पे हर्थ स्टोन बने होते हैं जहाँ पे वो फर्नेस जला सकते हैं. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन वहीं से बोरो किया गया है कि एज फार एज पॉसिबल जस्टिस मस्ट बी ब्रॉट नियर टू एवरी मैन्स हर्थ स्टोन एंड द डिफेंडेंट शुड नॉट बी पुट इन ट्रबल एंड एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस in order to defend himself in the cases in which he may be involved. ये ऑब्जेक्ट है सेक्शन 20 का. क्योंकि आपने देखा होगा कि सेक्शन 20 शुरू कैसे हो रहा है. वो शुरू इस एक्सप्रेशन से हो रहा है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड. कि मतलब अभी तक आपने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 15 से लेके 19 तक, उनकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर वो बताता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है. ठीक है. या जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रिसाइड करते हैं तो उसी जगह पे जहाँ पे सारे डिफेंडेंट रिसाइड करते हैं. अब अगर डिफेंडेंट्स अलग अलग जगह रिसाइड करते हैं तो आप उनमें से किसी एक डिफेंडेंट की जगह पे सू कर सकते हैं सारे डिफेंडेंट को, अगर आपने कोर्ट की लीव ऑब्टेन कर ली है या आपने क्या कहते हैं बाकी के डिफेंडेंट्स जो हैं जो वो उस जगह पे नहीं रिसाइड करते उनसे एक एक्वेंस ले ली है, मतलब मौन सहमति उनसे ले ली है. अब ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस ये होती है कि आपने बाकायदा पहले इन्फॉर्म ले लिया, उनसे परमिशन ले ली टू सू देम देयर एंड दे हैव अग्रीड टू दैट. लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है. लेकिन इम्प्लाइड एक्वेंसेस क्या होते हैं? इम्प्लाइड एक्वेंसेस ये होती है कि अगर मान लीजिए सारे डिफेंडेंट आके उस जगह पे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, तो ये मान लिया जाता है कि दे हैव अक्वेज्ड टू सच इंस्टीट्यूशन. ठीक है. तो ये डिफेंडेंट के पॉइंट से आप देखते हैं कि सेक्शन 20 कह रहा है कि ज़्यादातर आप जो प्लेस ऑफ सुइंग है वहीं पे रखेंगे, वहीं पे सू करेंगे जहाँ पे डिफेंडेंट डिसाइड कर रहा है. थर्ड सिचुएशन आती है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है, चाहे पूरा अराइज करे चाहे पार्ट में अराइज करे. ठीक है. तो उसको तो कोई भी ज़रूरत नहीं होगी कि तब डिफेंडेंट वहाँ पे रिसाइड करता है या नहीं. कॉज ऑफ एक्शन अगर कहीं पे अराइज कर दिया तो आप वहाँ पे सू कर सकते हैं जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है. अब यहाँ पे कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है कि वेयर प्लेंटिफ रिसाइड्स. नो, प्लेंटिफ जहाँ पे रिसाइड करता है दैट इज नॉट द डिटरमिनेंट ग्राउंड. कॉज ऑफ एक्शन अराइज करना चाहिए आइदर ओनली इन पार्ट.
अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज करता तो या तो डिफेंडेंट वहाँ पे रिजाइड करना चाहिए, या अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है वो अलग अलग जगह रह रहे हैं तो या तो आप कोर्ट की लीव ऑब्टेन करिए, या अदर डिफेंडेंट शुड हैव एक्वेज टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच सूट। ठीक है, अब इशू आता है कि अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया or in respect of a cause of action arising at any place where it also has a subordinate office at such place। तो अब इस पे एक सवाल उठता है, और इस सवाल ने कई लोगों को बहुत टाइम के लिए कंफ्यूज किया है कि अगर मान लीजिए कि एक कॉर्पोरेशन है, उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस भी है, और कॉज ऑफ एक्शन सबऑर्डिनेट ऑफिस की लिमिट्स में अराइज हुआ, तो क्या आप प्रिंसिपल प्लेस पे सू कर सकते हैं या दोनों जगह सू कर सकते हैं? जहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिस है उधर भी सू कर सकते हैं, या प्रिंसिपल प्लेस पे भी सू कर सकते हैं, दोनों पे। ठीक है, तो इस पे जो कनंड्रम था वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया इन द केस ऑफ पटेल रोलवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम लोग क्लॉज ए बी ऑफ सेक्शन 20 पढ़ते हैं, then it refers to the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant carries on business. Clause C on the other hand refers to the court जिसके jurisdiction में cause of action wholly और partly arise करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब explanation हम देखते हैं तो explanation दो पार्ट में है, one before the word or occurring between the words office in India and the words in respect of the other thereafter. Supreme Court said the explanation applies to a defendant which is a corporation, which term would include even a company such as a company registered under Companies Act, and that the first part of the explanation applies only to such a corporation which has its sole or principal office at a particular place. In that event, the court within whose jurisdiction the sole or principal office of the defendant is situated will also have jurisdiction, inasmuch even if the defendant may not be actually carrying on business at that place, it would be deemed to carry on business at that place because of the fiction created by the explanation. The words at such place occurring at the end of the explanation and the word or referred to, which is disjunctive, clearly suggest that if the case falls within the latter part of the explanation, it is not the court within whose jurisdiction the principal office of the defendant is situated, but the court within whose jurisdiction it has a subordinate office, which alone shall have the jurisdiction in respect of cause of action arising at any place. अब सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा और लंबा रैंट पे जाता है कि if the intention of the legislature was that the suit against the corporation could be instituted either at the place of its sole or principal office, whether or not corporation carries on business at that place, or at any other place where the cause of action arises, the provision of clause ABC read together in the first part of the explanation would have completely achieved the purpose. So all in all, let me simplify it for you, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहा है। आई डोंट थिंक यू पीपल विल अंडरस्टैंड दैट इन दैट लैंग्वेज। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेनेशन को गौर करिए। एक्सप्लेनेशन कहती है कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज सोल प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। ठीक, इसका मतलब है कि अगर कॉर्पोरेशन का एक प्रिंसिपल ऑफिस है एंड लेट अस सपोज इट इज नॉट इवन कैरिंग ऑन अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर रही है जहाँ पे उसका सोल बिजनेस ऑफिस है, तब भी एक फिक्शन क्रिएट होता है कि वो अपना बिजनेस वहाँ पे कैरी ऑन करेगी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी किसी एक्ट की वजह से आपको किसी जगह पे नुकसान हुआ, तो इट वुड बी डीम्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि जहाँ पे कॉर्पोरेशन रिजाइड कर रही है, जब प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेशन जहाँ पे है, इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंसिपल जगह है वहाँ पे वो एक्चुअली में बिजनेस नहीं कैरी आउट कर रही है, पर लेजिस्लेचर कह रहा है कि उसको ट्रीट ऐसे ही किया जाएगा जैसे कि वो उस जगह पे बिजनेस कैरी आउट कर रही है। अब जो लैटर पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन है, जो शुरू होती है और से, अब देखिए और क्या है, डिसजंक्टिव है, अलग कर रहा है, इट इज अ डिसजंक्टिव। इट सेज और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट द प्लेस where it has also a subordinate office at such place।
इसका मतलब है लेजिस्लेचर कह रहा है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह अराइज हुआ है जहां पे उस कॉर्पोरेशन का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो उसी जगह पे उसी जगह के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा वेयर दैट सबऑर्डिनेट ऑफिस इज सिचुएटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बताया अपने टफ शब्दों में कि अगर कोई मैटर ऐसे जो लास्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन का उसमें फॉल कर रहा है, इसका मतलब है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट अ प्लेस वेयर इट ऑल्सो एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये जो वर्ड्स उसके बाद ऑकर हुए हैं ना, एट सच प्लेस, इसका मतलब लेजिस्लेचर कह रहा है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन सबऑर्डिनेट ऑफिस की जगह पे अराइज हुआ तो उसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर दैट सबऑर्डिनेट ऑफिस रिसाइड्स। तभी वर्ड्स एट सच प्लेस यूज किया है लेजिस्लेचर ने, इसका मतलब उसी जगह। ठीक है, दैट इज व्हाई द वर्ड्स एट सच प्लेस यूज हुआ है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यू कैन सू आइदर एट द प्रिंसिपल प्लेस और यू कैन सू आइदर एट द प्लेस वेयर द सबऑर्डिनेट ऑफिस रिसाइड्स। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर कॉज ऑफ एक्शन उस जगह पे अराइज हुआ है जहां पे सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो आपको उसी कोर्ट में सू करना है जिसके जुरिस्डिक्शन में दैट सबऑर्डिनेट ऑफिस इज सिचुएटेड। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है द वर्ड्स एट सच प्लेस ऑकरिंग एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड द वर्ड और referred which is disjunctive clearly suggest that if the case falls within the latter part of the explanation, it is not the court within whose jurisdiction the principal office is situated, but the court within whose jurisdiction the subordinate office, which alone shall have the jurisdiction in respect of the cause of action arising at any place where it also has a subordinate office. If the intention was, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, if the intention of the legislature was that the location of the sole or principal office as well as the location of subordinate office within the limits of which a cause of action arises are to be deemed to be places where the corporation is deemed to be carried on business, the disjunctive or will not be there. Instead, the second part of the explanation would have read and in respect of any cause of action. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर लेजिस्लेचर ये चाहता कि आप दोनों जगह पे सू कर सकते हैं तो वो एंड शब्द यूज करता, और शब्द नहीं यूज करता। उसने और शब्द इसीलिए यूज किया है क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह पे अराइज हुआ है जहां पे उस कॉर्पोरेशन का सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो उसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में सबऑर्डिनेट ऑफिस सिचुएटेड है, और आप वहीं पे सू कर पाएंगे। आप वहां नहीं सू कर पाएंगे जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, दैट इज व्हाई the legislature has used the term or in respect of a cause of action arising at the place where it also has a subordinate office, and I emphasize these words at such place। तभी at such place का भी यूज किया कि आप इसी जगह करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लिखा है उससे और ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो जाए, मतलब लॉ स्टूडेंट्स को खास तौर से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट लॉ स्टूडेंट फ्रेंडली इंग्लिश में बात नहीं करता। दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग यू कि अपनी इंग्लिश ना हमेशा टॉप नॉच रखिए इस मैटर्स में, वरना आप जजमेंट नहीं समझ पाएंगे, खासतौर से सिविल लॉ के। सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस जजमेंट? ये जजमेंट में आप उसी पॉइंट पे कोट करेंगे जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन सबऑर्डिनेट ऑफिस के एरिया में अराइज करता है तो किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन इज सिचुएटेड, या जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर सबऑर्डिनेट ऑफिस इज सिचुएटेड? तो बहुत आसानी से आप आंसर कर दीजिएगा व्हाइल कोटिंग दिस केस लॉ दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर वाज दैट इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज in a place where such corporation has a subordinate office, then only the court of that place would be having jurisdiction under whose jurisdiction the subordinate office is situated. That is why the legislature started the latter part of the explanation with a disjunctive or, and at the end added these words at such place. ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन कैसे गैदर किया सुप्रीम कोर्ट ने and why it interpreted in a way that I am telling you. यही रीजंस हैं। अब जरा सेक्शन 21 को देखते हैं। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेट करता है। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance as the earliest possible opportunity, and in cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been consequent failure of justice. Similarly, we come
to the second subsection of section 21, that is, no objection as to competence of the court with reference to pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by an appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been consequent failure of justice. अब आप एक चीज पे गौर करिए, यही एक मेन चीज है, कौन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए कि the objection should have been taken in the court of first instance as the earliest possible opportunity, और अगर issues settle होते हैं तो at और before such settlement, या तो issue settlement होने से पहले या जब issue settle हो रहे हो तभी objection ले लेना चाहिए, और साथ ही साथ there has to be a consequent failure of justice that you can gather from the word used and का मतलब है सारी कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग है तो क्या होगा, the objection will not be entertained by the appellate or revisional court. ठीक है, तो तीनों कंडीशंस को एग्जिस्ट करनी चाहिए. पहली कंडीशन क्या है, the objection should be taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, और अगर इश्यूज सेटल होते हैं तो either at or before the settlement of the issues. साथ में क्या होना चाहिए, there should be a failure of justice. जब ये तीनों कंडीशन को एग्जिस्ट करती हैं तभी appellate और रिविजनल कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेगा. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी लेजिस्लेचर ने क्या शब्द का यूज किया है, एंड, अनलेस देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. जो वर्ड एंड इसलिए यूज किया है बिकॉज इट वांट्स यू टू नो दैट ऑल दीज कंडीशन शुड को एग्जिस्ट. ठीक है, वैसे ही सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 इज विद रिगार्ड टू द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, सेम तरीके से. नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21. It says no objection as to competence of the executing court, ये executing court की context में है, with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless the objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice. अब इसमें एक लाइन मिसिंग है, settlement of issues at or before such settlement. आपको पता है ये लाइन क्यों मिसिंग है? ये लाइन इसलिए मिसिंग है क्योंकि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ट्रायल के दौरान होते हैं. ठीक है, जब सिविल लॉ में जब ट्रायल होने से पहले सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, फिर जब इश्यू सेटल हो जाते हैं तो उन इश्यूज पे ट्रायल होता है. ठीक है, एविडेंस होते हैं. इन सिविल लॉ ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट तो डिक्री एग्जीक्यूट करता है ना, तो इसका मतलब जजमेंट और डिक्री ऑलरेडी आ चुकी है. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट थोड़ी ना ट्रायल करता है. दैट इज वाई दैट लाइन इज मिसिंग. ठीक है, दैट इज वाई वी से वर्बिस लेजिस नॉन एस रेजरेंडम फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉ देयर इज नो डिपार्चर. लेजिस्लेचर ने देखिए वो वर्ड्स इसीलिए ओमिट किए हैं बिकॉज इट नोज. देन वी कम ऑन सेक्शन 21. इट सेज bar on the suit to set aside the decree on the objection as to place of suing. No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in the former suit between the same parties or between the parties whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground on the objection as to place of suing. So, section 21 is about a bar on the suit with regards to what? Place of suing. ठीक? Explanation. Former suit means a suit which has been decided prior to the decision of the suit in which the validity of the decree is questioned, whether or not previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of decree is in question. तो मतलब जो former suit है, it is construed from the date of decision, not from the date of institution. जो suit पहले decide हो गया वो former suit है, ठीक है, not the suit which has been instituted. It is the date of decision, not the date of institution, which is the determinative criteria. ठीक है, तो section 21A is about the bar to the suit. अब एक चीज बताता हूँ, मैं आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं फिर रीइटरेट किए दे रहा हूँ कि अंडर CPC it is a well settled principle of law that consent can neither confer nor take away the jurisdiction of a competent court. You know that grant of jurisdiction is legislative in character. And the same principle applies in the case of ouster of the court, ouster of the jurisdiction of the court. If the court has jurisdiction, then no agreement can take it. ठीक है? So where the court has jurisdiction, neither consent, non-waiver, nor estoppel, nor acquiescence can oust it.
An agreement to oust absolutely the jurisdiction of the competent court is void as being against the public policy. You know the maxim ex dolo malo nor erector actio. It is hit by section 23 of the Contract Act and also section 28. ठीक है, इस पे मैंने आपको jurisdiction of the courts में बताया ही होगा. लेकिन there is one permissible way, that is under हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड. उसमें क्या था, जब दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट्स ऑफ नेचुरल जुरिस्डिक्शन या कोर्ट्स ऑफ अवेलेबल जुरिस्डिक्शन, when two or more courts have jurisdiction to entertain a suit, an agreement by parties to submit to the jurisdiction of one of such courts to the exclusion of the rest is valid, binding and enforceable. ठीक है, ये बात मैं आपको रिइटरेट करना चाह रहा हूँ. तो इस सिचुएशन में ये पॉसिबल है. जब 5 मान लीजिए कोर्ट हैं, आप ये हो सकता है कि आप 5 में से किसको सू करें, तो पार्टीज एग्री कर लें कि अगर इतनी जगह पे इतने कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो हम इनमें से इसी कोर्ट में जाएंगे. लेट अस सपोज दे डेजिग्नेट कोर्ट नंबर 2 टू रिजॉल्व ऑल देयर डिस्प्यूट्स, नॉट एनी ऑफ अदर कोर्ट. ठीक है, 5 में से कोर्ट नंबर 2 को डिसाइड करते हैं, तो दे कैन डू सो. सिमिलरली ऐसा अग्रीमेंट डिस्प्यूट अराइज होने के बाद भी बन सकता है और डिस्प्यूट अराइज होने से पहले भी बन सकता है. ठीक है, तो अग्रीमेंट का वो कोई टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब है कि डिस्प्यूट अराइज होने से पहले ही होना चाहिए, और डिस्प्यूट अराइज होने के बाद भी हो सकता है, डिस्प्यूट अराइज होने के पहले भी हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज परमिसिबल. हमेशा याद रखिएगा, अग्रीमेंट टू आउस्ट एब्सोल्युटली द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इज वॉइड, बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, एक्स डोलो मालो नॉन इरेक्टर रेशियो. हाउएवर, when two or more courts have jurisdiction to entertain a suit, an agreement by parties to submit to the jurisdiction of one of such courts to the exclusion of the rest is valid, binding and enforceable. That was recognized by the Supreme Court in the case of Hakam Singh versus Gammon India Limited. Now let me elaborate about the jurisdiction as to subject matter. अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो होता है pecuniary jurisdiction, एक होता है आपका territorial jurisdiction, और एक होता है jurisdiction which relates to subject matter. अब जैसे एक इंस्टेंस लीजिए, जैसे प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता टू इन्फोर्स और एंटरटेन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लाइकवाइज कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन टेस्टामेंट्री सक्सेशन या डाइवोर्स केसेस या प्रोबेट प्रोसीडिंग या इंसॉल्वेंसी मैटर्स नहीं एंटरटेन कर सकता. ठीक है, अब उसके पास वो सब्जेक्ट मैटर को ही एंटरटेन करने की कॉम्पिटेंस नहीं है. तो सीपीसी के पर्पस से ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो डिक्री नलिटी है. फिर अब मान लीजिए बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कोर्ट जो है वो एनसीएलटी को जुरिस्डिक्शन देता है टू एंटरटेन द स्पेसिफिक मैटर. ठीक है, रिलेटिंग टू बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल. अब सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन उस मैटर को सुनने लग जाए तो, और उस पर डिक्री पास कर दे इंसॉल्वेंसी की, तो क्या होगा, वो डिक्री नलिटी है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सब्जेक्ट मैटर टू एंटरटेन दोज मैटर्स. ठीक है, वैसे ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन है टू हियर द केसेस ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक with regards to IAS officers and other the administrative officers. अब मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन उन केसेस को सुनने लगे, he doesn't have the jurisdiction. ठीक है, जब सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन नहीं रहता है तो वो सीपीसी के पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इफ दैट इज मिसिंग एंड अ डिक्री हैज बीन पास्ड, देन डिक्री एंड जजमेंट बोथ इज नलिटी. ठीक है, वेयर अ कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, it is a case of inherent lack of jurisdiction and the decree passed and the judgment rendered is absolutely a nullity. ठीक है, it is non-honest in the eyes of law. So हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, सीपीसी के पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है as far as jurisdictions are concerned, वो है jurisdiction to entertain a subject matter. ठीक है, आई थिंक दिस इलस्ट्रेशन शुड बी फेयरली सफिशिएंट. ऐसे एक बात जान लीजिए, जैसे डिवोर्स की डिक्री है वो मैट्रिमोनियल या फैमिली कोर्ट्स ही दे सकते हैं. फैमिली कोर्ट्स कैन ग्रांट द डिक्री ऑफ डिवोर्स. अब मान लीजिए सिविल या जूनियर डिवीजन नया नया है, वो कहे नहीं मैं डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट करूंगा, और एंटरटेन करके ग्रांट कर देता है. इट डजंट हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दैट सब्जेक्ट मैटर. डिक्री क्या होगी, नलिटी होगी. वैसे सिविल जज कहता है मैं क्या कहते हैं मर्डर का केस डिसाइड करूंगा, जजमेंट इज वॉइड. ठीक है, वैसे एनसीएलटी का केस, वो सॉरी एनसीएलटी कह रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट का मैटर्स वो उठाने लग रहे हैं अपने पास.
जिस चीज के सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन अगर सिविल कोर्ट के पास नहीं है, उसको उसने एंटरटेन करके जजमेंट दिया, जजमेंट एंड डिक्री बोथ इज वॉइड, नॉन एस्ट इन दी आइज ऑफ लॉ। ठीक है, जब भी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होता टू एंटरटेन द सब्जेक्ट मैटर, वी से इट इज द केस ऑफ इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। क्या सिचुएशन होती है? इट इज अ केस ऑफ इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कभी भी आपको सेक्शन 21 की पॉलिसी बतानी हो, ठीक है, व्हाट इज द पॉलिसी, तो उसके लिए भी आप किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का जजमेंट कोट कर सकते हैं, और उसमें वो पैरा कोट कर सकते हैं उस जजमेंट का कि व्हेन अ केस हैज बीन ट्राइड बाय द कोर्ट्स ऑन मेरिट्स एंड द जजमेंट इज रेंडर्ड, then it should not be liable to be reversed purely on the technical grounds unless it has resulted in the failure of justice. The policy of the legislature has been to treat the objections as to both territorial and pecuniary jurisdiction as technical and not open to considerations by an appellate court unless there has been prejudice on merits. तो ये पॉलिसी है। तभी आप देख रहे हैं कि सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि अगर आपने पेक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया, अगर इशू सेटल होते हैं उस केस में, देन एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट आपके जो ऑब्जेक्शन है उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि इनके पीछे जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है कि वाई द लेजिस्लेचर इनैक्टेड दी सेक्शन, वो यही है कि ये टेक्निकल नेचर के पॉइंट्स हैं, ये मेरिट से डील नहीं कर रहे हैं। और प्रोसीजरल लॉ का इंटेंशन क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ इज कॉल्ड द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इट इज द सर्वेंट नॉट द मास्टर। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोसेसुअल लॉ is not to be a tyrant but a servant, not an obstruction but an aid to justice. A procedural prescription is the handmaiden and not the mistress, a lubricant not a resistance in the administration of justice. उसको एक लाइन में आप सीधे बोल सकते हैं, it is the handmaiden of justice. ठीक है, ये जो वर्ड्स थे ये जस्टिस कृष्णा अय्यर के वर्ड्स थे और बहुत बहुत जगह कोट किए जाते हैं, तो मैंने भी बता दिया, इतनी बार सुना है कि याद ही हो जाता है ये। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉलिसी की जब भी बात करें तो आप हमेशा सेक्शन 21 को ये बताएं कि देखिए पेक्यूनियर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अगर पॉइंट लिए जा रहे हैं तो ये मेरिट से नहीं रिलेट करते, ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। और प्रोसीजरल लॉ एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस, हमेशा प्रोसीजरल लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए विच एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। साथ में अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे जजमेंट्स और डिक्री डिफीट होने लग जाए तो प्रोसीजरल लॉ विल बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर जस्टिस, है कि नहीं। इसी सिचुएशन के लिए जो प्रोसीजरल लॉ है वो लिबरली कंस्ट्रू भी किए जाते हैं, और लेजिस्लेचर ने भी सेक्शन 21 और 21A भी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया है कि जिससे मैटर्स जो हो वो सब्सटैंसिव जस्टिस के मैटर्स के कंटेक्स्ट में हो। ठीक है, always remember the legislature has drafted these two provisions only to make sure that the merits of the case and the justice of the matters are dealt with the courts, not the technical objections. ठीक है, if the technicalities started defeated justice, then the rule of law would be eroded. However, at the same time, keep in mind that the objection with regards to the subject matter of the jurisdiction is a totally different matter than objection as to pecuniary and territorial jurisdiction. अगर कोर्ट के पास inherent jurisdiction लैक करता है, that is the jurisdiction which relates to the subject matter, वो लैक करता है, तो वो जजमेंट डिक्री वॉइड है और वो ग्राउंड आप कहीं भी उठा सकते हैं, इवन इन रिव्यू, रिविजन, कोलैटरल प्रोसीडिंग्स, ऑल्सो इन अपील, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, वैसे ही सेक्शन 21 के सबसेक्शन 3 ने वही प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन मैटर्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी में किस चीज़ की बात करनी है, कि मेरिट्स ऑफ द मैटर से पे ध्यान रखना है और टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पे नहीं। ठीक है, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के जजमेंट कोट कर सकते हैं, दैट व्हेन द केस हैज बीन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑन मेरिट्स and the judgment rendered, then it should not be liable to be reversed purely on technical grounds unless it has resulted in failure of justice. The policy of the legislature has been to treat the objections to both territorial and pecuniary jurisdiction as technical and not open to consideration by an appellate or revisional court unless there has been prejudice on merits.
To quote a latest case on this point, that would be Snehalata versus Pushpalata, decided on 7 January 2019. अब इसमें हीरालाल वर्सेस कालीनाथ जैसे लोकस क्लासिकस रेफर किए गए थे, वो सारे मैंने स्टडी नोट्स में रख दिए हैं, यू कैन रेफर टू देम. मेन पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने रिइटरेट किया था वो यही किया था that the jurisdiction of the court may be classified into several categories. The important categories are a territorial or local jurisdiction, pecuniary jurisdiction and jurisdiction over subject matter, जिसको inherent jurisdiction भी कहा जाता है. So far as the territorial and pecuniary jurisdiction are concerned, the objection to such jurisdiction has to be taken at the earliest possible opportunity at any case before the settlement of issues. The law is settled on the point that if such objections are not taken at the earliest, it cannot be allowed to be taken at a subsequent stage. Jurisdiction as to subject matter, however, is totally distinct and stand on a different footing. Where a court has no jurisdiction over a subject matter of the suit, but the reason of any limitation imposed by the statute, charter or commission, it cannot take up that cause or matter. An order passed by the court having no jurisdiction is a nullity. अब एक पॉइंट होता है जिस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ सकता है, आता नहीं है लेकिन जस्ट इन केस अगर आ जाए, वो है फोरम शॉपिंग का. ठीक है, फोरम शॉपिंग क्या होती है? ये वो टेंडेंसी होती है ऑन द पार्ट ऑफ लिटिगेंट्स कि वो फोरम चूज करें जो उन्हें लगता है कि उनके सूट और पिटिशंस को सबसे अच्छे से डील करेगा. ठीक है, सो इन एक्चुअलिटी जो लिटिगेंट्स होते हैं वो उन कोर्ट्स को वो जुरिडिक्शन देना चाहते हैं जो उनको लगता है कि उनके फेवर में होंगे. ठीक है, फोरम शॉपिंग इंट्रा कोर्ट भी हो सकती है और इंटर कोर्ट्स भी हो सकती है. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ सम ऑफ द लिटिगेंट्स कि वो अपने मन का कोर्ट चूज करना चाहते हैं. कि मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है दिल्ली में, पार्टी है बॉम्बे में, अब वो चाहती है बॉम्बे में सूट हो. ठीक है, दिल्ली में ना सूट हो क्योंकि दिल्ली में उसको लगता है कि दिल्ली के कोर्ट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बॉम्बे में उसको आसानी होगी. तो वो बॉम्बे की कोर्ट के सामने अपनी प्लेंट क्लेवरली ड्राफ्ट करता है और वो जुरिडिक्शनल फैक्ट्स प्लीट करता है जो दिखाते हैं कि प्राइमा फेसी बॉम्बे की कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए पर एक्चुअलिटी में उसके पास नहीं है. तो फोरम शॉपिंग एक टेंडेंसी होती है लिटिगेंट्स की कि वो उन कोर्ट्स को जुरिडिक्शन दे रहे हैं जिनके पास jurisdiction एक्चुअल में नहीं है. एंड यू नो दैट jurisdiction cannot be granted by the litigants, ये legislature ही दे सकता है. A case in point would be Union of India versus Oswald Woolen Mills. In this case, the office of the company was registered at Ludhiana, Punjab. The petition was filed against that office was in the High Court of Calcutta. वहाँ पे cause of action भी नहीं राइज किया था पर petition High Court of Calcutta में फाइल किया गया. वहां से एक एक्स पार्टे इंटरिम रिलीफ ऑब्टेन की गई यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो एक्स पार्टे जो रिलीफ थी उसको सेट असाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक केस ऑफ फोरम शॉपिंग पाया कि फॉल्स जुरिडिक्शनल फैक्ट्स प्लीड करके और मिसलीड करके कोर्ट को ये ऑर्डर्स लिए गए और डेप्रिकेट किया दिस टेंडेंसी ऑफ द लिटिगेंट्स. वैसे ही मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, ये बहुत फेमस केस है एक्स पार्टे इंजंक्शन के ग्रांट्स को लेके. इसमें भी फोरम शॉपिंग का ही इशू था. उसमें भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ लिटिगेंट्स टू इंडल्ज इनटू स्पेक्युलेटिव एंड वेक्शियस लिटिगेशन एंड एडवेंचरिज्म which in the fora seems readily to oblige. We think that such a tendency should be curbed. वैसे ही ONGC वर्सेस उत्पल कुमार बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट फाउंड that no cause of action has arisen in Calcutta and the High Court entertained a writ petition and granted the interim relief to the petitioner. Observing that it was a great pity that one premier High Court has developed a tendency to assume jurisdiction on unsustainable grounds, Supreme Court said that we are greatly pained to say so, but if we do not strongly deprecate the growing tendency, we are afraid, be failing in our duty to the institution and the system of the administration of justice. We do hope we will not have another occasion to deal with such a situation. अभी तो इंटर कोर्ट्स वाली बात हो गई कि आप कोर्ट को मिसलीड करके रिलीफ ले लें जिस कोर्ट के पास कॉज ऑफ एक्शन. ये फोरम शॉपिंग का इशू है, ये अक्सर हाई कोर्ट में होता है. और एक और तरीके की फोरम शॉपिंग होती है वो इंट्रा कोर्ट होती है. ठीक है, जिसको बेंच हंटिंग भी कहा जाता है. बेंच हंटिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग लॉयर्स हैं, वी नो दैट अ पर्टिकुलर जज हैज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, उसकी एक मेंटालिटी है, वो एक केस को अगर देखेगा तो एक पर्टिकुलर फैशन में रूल करेगा. अब हो सकता है कि मैं चाहूं कि मेरा केस उसकी आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है तो ये मेरा मैटर उसके सामने जाना चाहिए.
ये इशू है बेंच हंटिंग का, ये भी एक फोरम शॉपिंग का ही एक स्पीशी है, इसको बेंच हंटिंग कहते हैं जब इंट्रा कोर्ट मैटर चल रहा होता है. In this way, we want our case to be placed before him because we think that we would that we will obtain a favorable order from him. Bench hunting is to be deprecated. क्यों deprecated? Because it is not open to the litigant to choose his own judge. अगर सब अपना जज चूज करने लग गए तो हो चुका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि हर आदमी वही जज चूज करेगा जो उसको लगता है कि उसको फेवर करे. ठीक है, सो दैट इज वाई अ लिटिगेंट कैन नेवर चूज हिज जज. पर what happens in reality is that there is bench hunting. आप कई बार देखेंगे कि बेल मैटर्स ऐसे जजेस के सामने प्लेस करने की कोशिश की जाती है जो उनकी आइडियोलॉजी से एकदम फेवरेबल होते हैं. दीज इश्यूज हैपन ऑफन, उसको बेंच हंटिंग कहते हैं. ठीक है, वैसे केस के भी मैटर्स में होती हैं. तो फोरम शॉपिंग और ये जो बेंच हंटिंग के मैटर्स हैं, इंट्रा कोर्ट फोरम शॉपिंग जिसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, these things are to be deprecated and deprecated a lot. ठीक है, these are not something that are very good things and the Supreme Court frowns upon such conduct. और ऐसे केस में ना exemplary cost भी ठोकता है सुप्रीम कोर्ट. कई इश्यूज हैं जहाँ पे बेंच हंटिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली और 20-20 लाख का कॉस्ट ठोका है. सो दीज थिंग्स हैपन. So that was the other issue. I just wanted to tell you a bit about forum shopping and bench hunting. That is done. कि आपको पता रहे इस टर्म्स का मतलब क्या होता है. So that is it. आपका place of swing भी हो गया. We'll move on to the next chapter. That is it for today. I'll see you tomorrow.